हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है परमाणु, दैट इज़ एटम। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में बच्चों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, दैट इज़ रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक, नीचे लिख दें बच्चों, यहाँ लिख देते हैं एटॉमिक मॉडल। तो आज का ये टॉपिक रहेगा बच्चों रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों पिछले लेक्चर्स में हमने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको हमने पढ़ा। तो उस एक्सपेरिमेंट के प्रेक्षणों से जो निष्कर्ष निकाले गए उससे परमाणु की एक तस्वीर सामने चित्रित हुई। तो उस तस्वीर के बारे में ही बात करेंगे कि परमाणु कैसा है, किस रूप में होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। ये किसने बताया बच्चों? रदरफोर्ड ने। कब बताया बच्चों? सन 1911 में। ये मॉडल कब आया था? सन 1911 में आया था बच्चों। रदरफोर्ड ने उन प्रेक्षणों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले, परमाणु के बारे में जो कुछ बताया, आज उसकी हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना और सुनना। तो बच्चों रदरफोर्ड ने ये माना कि जो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जिसे हम परमाणु कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में ये बताया कि परमाणु एक गोले के रूप में होता है। जैसे बच्चों मैंने यहाँ एक गोला बनाया है, तो मैं वृत्त लग रहा है क्योंकि ग्रीन बोर्ड पर तो बच्चों मैं वृत्त ही बना सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब ये गोलीय है, मतलब गोलीय शेप में होता है परमाणु और बहुत छोटा होता है। तो इसका आकार 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। तो परमाणु कैसा है? एक गोलीय रूप में होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। तो इन पॉइंट्स को बच्चों लिखते चलते हैं। तो रदरफोर्ड ने पहले पॉइंट में क्या कहा है कि परमाणु, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, परमाणु गोलीय रूप में होता है, गोलीय रूप में होता है, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, कोई कठिन बात नहीं है बच्चों। परमाणु क्या है? एक गोलीय रूप में, जैसे आपने फुटबॉल देखी है, ठीक है ना। अब परमाणु का जो अगला पॉइंट है बच्चों, उसकी बात कर रहे हैं कि परमाणु का जो समस्त धनावेश तथा अधिकांश, ऑलमोस्ट मास, अधिकांश द्रव्यमान उसके सेंटर पर एक छोटे से आयतन में केंद्रित रहता है। यानी यहाँ पर ये जो परमाणु है इसके सेंटर पर, समझना बच्चों, इसका सेंटर ये आया, इसके सेंटर पर एक बहुत छोटे से स्थान पर क्या होगा? क्या होगा बच्चों? छोटे से आयतन में, बहुत सूक्ष्म आयतन में बच्चों इसका समस्त धनावेश होता है। और समस्त नहीं, अधिकांश, ऑलमोस्ट अधिकांश द्रव्यमान यहीं संकेंद्रित रहता है इसके सेंटर पर। समझ रहे हैं बच्चों? क्या बात समझ में आई कि परमाणु एक गोले के रूप में होता है, उसका सारा धनावेश सेंटर पर एक सूक्ष्म आयतन में स्थित होता है और अधिकांश द्रव्यमान भी, यानी नाभिक बहुत भारी है। परमाणु को अगर देखें तो परमाणु का ऑलमोस्ट जो मास है वो सेंटर पर ही है, ठीक है ना।
बात समझ रहे हैं? तो ये लिखेंगे परमाणु का कुल धनावेश। कौन से आवेश की बात कर रहे हैं बच्चों? धनावेश की। परमाणु का, जल्दी जल्दी लिखते हैं, परमाणु का, बच्चों आज मच्छर आ गए हैं कहीं से, परमाणु का कुल धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान इसके केंद्र पर बहुत सूक्ष्म स्थान या आयतन, यानी 3 डायमेंशनल होगा, वहाँ भी एक गोला सा ही होगा। गोले के अंदर एक छोटा सा गोला, जैसे फुटबॉल के अंदर हमने एक मार्बल की गोली डाल दी, ठीक है ना। परमाणु का कुल धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान इसके केंद्र पर बहुत सूक्ष्म आयतन में बहुत, क्या कह रहे हैं बच्चों? बहुत सूक्ष्म आयतन में संकेंद्रित होता है, ठीक है ना, या स्थित होता है, कैसी लिख लो, लेकिन फिजिक्स की भाषा को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए संकेंद्रित, क्या हो गया बच्चों? संकेंद्रित भी लिख सकते हैं और स्थिति भी लिख सकते हैं। संकेंद्रित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? होते लग गया, सॉरी बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो लेंदी ना हो जाए। संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। आ गया ना बच्चों? नाभिक, नाभिकीय मॉडल, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बच्चों? सॉरी, नाभिक कहते हैं। यानी परमाणु का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पर है, बहुत छोटे से वॉल्यूम में, बहुत छोटे से स्थान में है, छोटे से गोले में है। इसी को हमने क्या कह दिया है बच्चों? इसी को कह दिया हमने नाभिक। और ये हमने क्या बनाया? परमाणु। ये क्या बनाया बच्चों? परमाणु, एटम। ये तो हमने बनाया परमाणु, ये जो दिख रहा है आपको। और ये जो सेंटर पर है यही है नाभिक, यानी न्यूक्लियस। ये क्या हो गया? नाभिक। ये और ये पूरा जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ी सी गेंद, खोखली, और उसके अंदर एक छोटा सा कंचा डाल दिया है सेंटर पर, तो क्या बन गया बच्चों? परमाणु बन गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? क्लियर हो रही होगी बात। अब इसका साइज कितना होता है इसकी बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट में। नाभिक का आकार या नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या जो होती है (10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर की कोट की होती है। बात समझना बच्चों ध्यान से। वो जो छोटा सा मार्बल की बॉल उसके अंदर जो पड़ी है नाभिक के अंदर, ऐसा नहीं है बच्चों वहाँ फुटबॉल जैसी होती होगी। ये एक स्पेस है, जितने स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है उस स्पेस को नाभिक कहा है। ऐसा नहीं कि किसी बैलून के अंदर जैसे हम थर्माकोल की
छोटी छोटी बॉल डाल देते हैं जब हैप्पी बर्थडे होता है किसी का, तो उस टाइप का ऐसे कोई बैलून सा होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, वो एक स्थान है, जिस स्थान में धनावेश है वो स्थान नाभिक। और थोड़ी देर बाद बात करेंगे किसकी, कि ये स्थान क्या है, ये नाभिक के बाहर जो हमने जो गोला माना वो फिर क्या है। अब बच्चों नाभिक को हमने कैसा माना, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, यानी सारा धनावेश यहीं है सेंटर पर। ये सब बातें कहाँ से निकल के आ रही हैं बच्चों, एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से, एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से निकल के आ रही हैं। उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के आधार पर रदरफोर्ड ये बातें कह रहे हैं। तो हमें ये भी पता है बच्चों कि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। तो जब यहाँ धनावेश है तो ऋणावेश कहाँ है, तो ऋणावेश बच्चों यहीं जो बाकी की जो जगह बची इसको छोड़ के 10 की घात -15 से 10 की घात -14 मीटर की साइज को छोड़कर जो बाकी का स्थान बचा वहीं इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों हुआ क्या था कि पहले तो रदरफोर्ड ने ये मान लिया कि जो ऋणावेश है वो नाभिक के चारों ओर एक बादल बनाता है, क्लाउड। जैसे आजकल बारिश हो रही है बच्चों, आसमान में आपको बादल दिखाई देते हैं, बरसते हैं। तो ऐसे इन्होंने ये सोचा कि नाभिक के चारों ओर एक क्लाउड जैसा ऋणावेश है, बादल बनाता है ऋणावेश और स्थिर होता है। लेकिन फिर रदरफोर्ड ने खुद ही अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और अपनी जो थ्योरी थी, अपना जो कॉन्सेप्ट था उसको चेंज कर दिया। उन्होंने ये सोचा अगर मैं यहाँ पर ये मानूँ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बादल बना रहे हैं और स्थिर हैं, तो धनावेश और ऋणावेश के बीच कूलम्बिक फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा और वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे और धनावेश और ऋणावेश मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने यह कहा नहीं, बाकी का ये जो स्थान बचा उस स्थान में इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। बच्चों आपको पता है कि जैसे ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। अगर पृथ्वी रुक जाए, रुकना मना है, अगर पृथ्वी रुक जाए बच्चों तो क्या होगा, सूर्य पृथ्वी पर इतना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा कि पृथ्वी को अपनी ओर खींच लेगा और पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी। लेकिन अपनी कक्षा में तभी तक है जब तक वो चल रही है, जब तक गति है। तो गति करते रहिए बच्चों, एनर्जेटिक बने रहिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ तो बच्चों इस 4th पॉइंट को लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों वो कहाँ चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर। और कितने स्थान में बच्चों, परमाणु से बाहर तो निकलेंगे नहीं। और परमाणु की त्रिज्या कितनी है, 10 की घात -10 मीटर। ये जो खाली जगह बची बच्चों, जिसकी त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है परमाणु की वो 10 की घात -10 मीटर के ऑर्डर की है, इसी स्थान में चक्कर लगाएंगे बच्चों। तो नाभिक के चारों ओर, या ऐसे कहें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगभग 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के खोखले या त्रिज्या के गोलीय स्थान में, गोला ही तो है, गोलीय स्थान में वितरित होते हैं। अभी हमने वितरित लिखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, नाभिक के चारों ओर, जो बाकी की जगह बची इलेक्ट्रॉन वहाँ हैं। तो पहले तो उन्होंने ये मान लिया था रदरफोर्ड ने कि स्थिर हैं, लेकिन बाद में बताया कि स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है बच्चों।
तो इस मॉडल को सोलर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, सोलर मॉडल। कहाँ लिख दें बच्चों, यहाँ लिख दूँ मैं अलग से। इस मॉडल को सोलर मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो कंपैरिजन है वो सूर्य और पृथ्वी की तरह की गई है कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी है तो नाभिक सूर्य है बच्चों। बात समझ आ रही है ना? ध्यान से समझते चलें बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु उदासीन होता है बच्चों, तो अभी हमने बात की थी नाभिक की, और जिस पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव यानी धनावेश है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों ओर, उनका कुल जितना ऋणावेश है वो नाभिक के धनावेश के बराबर है, जिससे पूरे परमाणु पर कुल आवेश शून्य हो गया। जैसे जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। जैसे प्लस के 5 और माइनस के 5 अगर जोड़ें तो कितना हो गया बच्चों? अरे यार क्या डिस्टरबेंस हो रहा है। जैसे -5 और +5 अगर इसको जोड़ें तो 0 आएगा। माइनस के 10 और प्लस के 10 जोड़ें तो 0 आएगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश है, जिससे पूरे परमाणु पर टोटल चार्ज 0 हो जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। हिंदी लिखने में बच्चों थोड़ा समय लगता है, इंग्लिश में लिखते हैं ना सब तो बहुत जल्दी लिख जाता है, मात्राएं वगैरह लगानी पड़ती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी पूरा हुआ। अब बात करेंगे 5th पॉइंट की, कि जो इलेक्ट्रॉन है इस स्थान में वितरित हैं वो स्थिर नहीं है, बल्कि वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों ओर। ठीक है ना बच्चों? और चक्कर लगाने के लिए उन्हें जो अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और नाभिक धनावेशित है। धनावेश और ऋणावेश के बीच पहले चैप्टर में आपने पढ़ा कूलाम का नियम, एक वैद्युत आकर्षण का बल लगेगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। वही किसका काम करेगा? सेंटीपिटल फोर्स, अब केंद्रीय बल का। तो उस पॉइंट को यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? समझ रहे हैं ना मेरी बात? ध्यानपूर्वक सुनते रहिए कि एक बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा मॉडल है। तो 5th पॉइंट लिखते हैं बच्चों, मुझे चेयर लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी या स्थिर कह सकते हैं, स्थायी वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब वृत्तीय गति हो रही है बच्चों, तो वृत्तीय गति के लिए इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक अवकेंद्र बल
कहाँ से मिलेगा? नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है उससे मिलता है। आवश्यक अपकेंद्र बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर, शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चों, इलेक्ट्रॉन लिखा है, नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगाए गए या आवश्यक अपकेंद्र बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले, ऐसे लिख लो, या लगाए गए, लगने वाले, अब जगह नहीं बची बच्चों, यहाँ लिख दूँ, लगने वाले, यहाँ से लिख देते हैं, लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण, छोटा छोटा लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे, आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। तो ये न्यूक्लियर मॉडल रहा बच्चों कि परमाणु के अंदर क्या हो रहा है, कैसा है परमाणु, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। परमाणु एक गोलीय रूप में होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की होती है। उस परमाणु का ऑलमोस्ट मास, अधिकांश द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश सेंटर पर एक छोटे से वॉल्यूम में, छोटे से स्थान में संकेंद्रित होता है, जिसको हम नाभिक कह देते हैं। और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगाए गए स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इतनी बात रदरफोर्ड ने बताई बच्चों, और यही रहा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल। अब थोड़ी सी चर्चा और आगे करेंगे, पहले जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। हाँ तो बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 421 पर एक हेडिंग पड़ा हुआ है 12.2.2 इलेक्ट्रॉन कक्षाएं। ठीक है ना। अब इस टॉपिक की बात करते हैं। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत चल रहे हैं, नाभिकीय मॉडल के अंतर्गत ही चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की बात करते हैं अब। यानी हमने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों ओर। जैसे हमने ये कहा कि ये है एटम, बच्चों सुंदर सा गोला बनना चाहिए। चलो ठीक ठाक ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं। और नाभिक कहाँ होगा बच्चों? सेंटर पर। ये नाभिक है। नाभिक पर धनावेश होता है बच्चों, और नाभिक पर जो धनावेश होता है वो होता है Z/E प्लस का। क्यों? नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होंगे, अभी प्रोटॉन की बात अभी हुई नहीं है बच्चों, न न्यूट्रॉन की बात हुई है, लेकिन अभी आप समझ लें कि जो नाभिक पर धनावेश होगा, ई तो आप जानते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मूल आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19। इतना ही प्रोटॉन का आवेश होता है। जेड परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। तो नाभिक पर इतना आवेश है Ze। अब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर। ये है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? E, लेकिन ये नेगेटिव होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच क्या लगेगा बच्चों? एक आकर्षण बल। और इसकी त्रिज्या कितनी है परमाणु की? ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनाई है, सबसे बाह्यतम कक्षा हमने बनाई है। तो त्रिज्या कितनी है? R। तो बच्चों अभी हमने बताया था 5th पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल जो है किससे मिलता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से। अब कूलाम के नियम से आपने पढ़ा है कि कूलाम का नियम क्या है कि F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2, ये दो आवेश हैं, बटे R²। ऐसे ही तो पढ़ा था। जैसे ये आवेश है Q1
ये आवेश है Q2, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है बच्चों, और आवेश हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो इतना होगा Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों आवेशों का गुणनफल, दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग। समझ रहे हैं? ये तो आप सीख चुके हैं बच्चों, अब इस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। तो हमने ये बताया बच्चों, आकर्षण बल ही अवकेंद्र बल प्रदान करता है, यानी F सेंटीपिटल फोर्स किससे मिलेगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अवकेंद्रीय बल वैद्युत बल से प्राप्त होगा। आप लिख भी सकते हैं अवकेंद्र बल बराबर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो देखें सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा, मान लो इस इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है m और ये इलेक्ट्रॉन कितने वेग से चक्कर लगा रहे हैं? v वेग से इस कक्षा में। तो बच्चों अवकेंद्र बल कितना हुआ? 11th में पढ़ के आए हैं वृत्तीय गति वाले चैप्टर में। अवकेंद्र बल होगा mv² अपॉन r। ये किससे प्राप्त होगा? इन दोनों के बीच जो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है, कितना? इसी सूत्र से लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह कौन सा चार्ज? पहला आवेश Ze, इनटू Q2 की जगह ये वाला आवेश यानी E, बटे दोनों के बीच की दूरी जो त्रिज्या है उस ऑर्बिट की यानी R, उसका स्क्वायर। क्लियर हुई बात? तो mv² बटे R बराबर मिल गया बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन R स्क्वायर। बात समझते चलना, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। बात समझ रहे हैं? तो एक R से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से mv² बराबर कितना मिल गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन R। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लीजिए थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर R निकालें कि इस ऑर्बिट की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, तो R को मैं यहाँ अपॉन से लेके आता हूँ, यहाँ ले आया R यहाँ आ गया और ये यहाँ पहुँच गया, तो ऊपर क्या बचा? Ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे था ही mv² R की जगह आ गया। इतनी रेडियस आ गई बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या इतनी आ गई। बात समझ रहे हैं? यहाँ ब्रैकेट लगा लो, ये कांस्टेंट है। तो इससे पता लग रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रॉनों का वेग जितना ज़्यादा होगा कक्षा उतनी ही छोटी होगी, वेग जितना कम होगा कक्षा उतनी ही बड़ी होगी। यानी इलेक्ट्रॉन अगर छोटी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वेग उसका ज़्यादा होगा, और बड़ी कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसका वेग कम होगा। ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि नहीं? बात बताएं बच्चों। अब इस इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। ये तो उस इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या आ गई। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। गतिज ऊर्जा को बच्चों किससे लिखते हैं? K से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2 mv², और mv² का मान बच्चों हमारे पास है समीकरण नंबर 1 में, तो ये रख दें। तो 1/2 इंटू mv² की जगह कितना लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे लिख लो Ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 2 का गुणा कर दो तो काइनेटिक एनर्जी आ गई Ze² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, यानी इतनी गतिज ऊर्जा से चक्कर लगा रहा होगा। लाइन तिरछी हो गई बच्चों, यही मुझे बोर्ड बच्चों थोड़ा ऊंचा नीचा है इसलिए ऐसा हो जाता है।
फूल गया है ये बोर्ड, कहीं उठा हुआ है कहीं दबा हुआ है तो लाइन तिरछी हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई बच्चों, कितनी आई? Z² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चों ये जो रदरफोर्ड मॉडल दे रहे थे वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए दे रहे थे। किसके लिए? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ये क्वेश्चन नंबर आई 3rd। और अभी अच्छा स्थितिज ऊर्जा की भी बात करेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले हम एक बात बता दें कि हमने ZE तो मान लिया, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन, ये रदरफोर्ड ने किसकी बात की थी? हाइड्रोजन एटम की। ओहो, V उसी में मिल गया। हाइड्रोजन एटम की बात की थी बच्चों, मैं V यहाँ लिख देता हूँ। तो हाइड्रोजन एटम का परमाणु क्रमांक 1 होता है, Z बराबर होता है हाइड्रोजन के लिए 1। तो हम इन सूत्रों को ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ Z लिखा है 1 लिखेंगे तो छूट जाएंगे। तो त्रिज्या कितनी हो गई? यहीं से इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या होगी बच्चों? mv² बराबर Z छूट गया E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? Z छोड़ दो, त्रिज्या कितनी आई हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की? E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। समीकरण नंबर 2। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? Z की जगह 1 रखेंगे ना, तो E² अपॉन, मुझे ध्यान नहीं रहा बच्चों कि हाइड्रोजन के लिए बात करनी है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई बात नहीं, अब दोबारा वीडियो थोड़ी बनाएंगे। अब आप इतना करने के बाद में लिख देना हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1, और इन सभी सूत्रों में Z की जगह 1 रख दिया हमने। ये हमारी तीसरी समीकरण का रूप हो गया। अब बच्चों हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, लेकिन उससे पहले जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। अब बच्चों बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किससे लिखते हैं बच्चों? U से। U बराबर, आपने एक सूत्र पढ़ा था कि दो आवेश एक निकाय बना रहे हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, आपको ध्यान होगा कि U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R होती है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ R² था बल में, यहाँ R है केवल, ठीक है। तो इस सूत्र से निकालते हैं इस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह इसका आवेश। अब बच्चों जब Z बराबर हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं 1 है, तो इस नाभिक का आवेश कितना रह गया? प्लस का E, तो Q1 हम E लेते हैं, प्लस का E इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश Q2 ये हुआ, माइनस का E बटे बीच की दूरी R। क्लियर? तो U बराबर आ गई नेगेटिव, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन R, या ऐसे लिख लें सीधे सीधे U बराबर माइनस E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गई इक्वेशन नंबर कौन सी आई बच्चों? 4th। अब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा शॉर्ट में लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन समझ जाएंगे आप, अब तो समझ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ। अरे भाई क्यों शोर कर रहा है यार? इलेक्ट्रॉन की कमाल करते हैं यार, पढ़ाने नहीं देते ये ढंग से।
इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा कैसे निकलेगी बच्चों? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग कर देंगे K प्लस U। तो E बराबर K कितना था बच्चों? E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ये कितना आया? ये प्लस कर रहे हैं लेकिन ये माइनस का है इसलिए माइनस आएगा E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसमें से इसे घटाओगे तो बच्चों नेगेटिव आएगा। ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, ये इससे दूनी है, तो आधा बचेगा यानी इतना ही बचेगा। तो घटाने के बाद अब इतना तो कर लेंगे आप। E बराबर कितना आ जाएगा? नेगेटिव आएगा लेकिन इतना, E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इतनी एनर्जी आ गई। ये हुई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई। यानी इलेक्ट्रॉनों की जो कुल ऊर्जा है, अब आप ये कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया, तो आप एक काम करना, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेना। E² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट R यहाँ भी है, यहाँ भी है। बचेंगे 1/8 माइनस 1/4। क्या बचेगा? 1/8 माइनस 1/4। इसे घटा लेना, 8 लासा 1 माइनस 2, तो माइनस 1/8 ही तो बच्चे बच्चों। तो वही काम तो किया है, माइनस का 1/8 बचा दिया, ये तो कॉमन था ही। क्लियर हुई बात? तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध है, उसे छोड़ के भाग के नहीं जा सकता। उसके आकर्षण बल के कारण चारों ओर घूम रहा है, उसी से बना हुआ है। जैसे हम किसी रस्सी में किसी पार्टिकल को बांध के, किसी पत्थर को बांध के ऐसे ऐसे घुमाएं, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? तो इससे बना हुआ है क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन अगर इस कक्षा को छोड़ के जाना चाहता है तो उसकी टोटल एनर्जी हमें 0 करनी होगी, यानी इतनी ही एनर्जी हमें अलग से देनी पड़ेगी, जिससे कि उसकी टोटल एनर्जी, इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव का मतलब हमें उसको देनी पड़ेगी, जिससे कि वो अपनी कक्षा को छोड़ के चला जाए, अन्यथा नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि वो अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, तो हमें उस पर एक फोर्स लगाना होगा, एनर्जी देनी होगी। कितनी? इतनी ही, लेकिन प्लस की, पॉजिटिव E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, बना हुआ है, परिबद्ध है उससे, ये सिद्ध हो रहा है, इससे नेगेटिव आ रही है इसलिए। ठीक है बच्चों, तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए रदरफोर्ड की जो परिकल्पना थी, रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल था, उसको एक्सप्लेन कर रहा है ये। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन बच्चों बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन समय ज़्यादा हो गया है। आप लोगों की शिकायत रहती है कि सर वीडियो ज़्यादा लेंदी मत बनाया करो, तो बात मेरी अधूरी है बच्चों, लेकिन उस बात को मैं अगले लेक्चर में पूरी कर लूँगा। अब ये तो बता दूँ क्या बात अधूरी है। हमने आज परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल पढ़ा बच्चों, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए उसको अप्लाई भी किया, लेकिन अब रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या मेरिट्स थीं, यानी क्या क्या सफलताएं थीं, रदरफोर्ड मॉडल से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए थे, और रदरफोर्ड मॉडल में कहाँ कहाँ कठिनाई थी, कहाँ कहाँ कॉम्प्लिकेशंस थे, कहाँ बात अटपटी लग रही थी, जिसको लोग कहते हैं रदरफोर्ड मॉडल की कमियाँ। कमियाँ मत कहो बच्चों, रदरफोर्ड नहीं तो शुरुआत की भाई, कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह गई, कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाई, अधूरी रह गई। कुछ टीचर पढ़ाते हैं तो हेडिंग डाल देते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। भाई कमियां क्यों निकाल रहे हो? कमी नहीं है वो, हम कहेंगे कठिनाइयाँ। ठीक है बच्चों, तो बाकी का इसका जो शेष पोर्शन है, रदरफोर्ड मॉडल से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए और उस मॉडल में क्या क्या कठिनाइयाँ थीं, उनकी चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।